प्रणाम। मनमोहक कृतियों पटेल मोहन कृति पटेल पर जुड़ी समस्त कृतिकारों को प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करनो। आज 598 कार्यक्रम और 2000 236 ब्याह। आजकल कहानियों दौर यो पटेल पर चल रहा भी हम डॉक्टर तिलक राजू अंतिम सर्च और रिजेक्शन द्वि कहानी यो पटेल पर उन्होंने कृपा करी ये सुनावे। आज हमारे पटेल पर उपस्थित थे डॉक्टर तिलक राज जी को मैं प्रणाम करनो और आदरणीय प्रकाशन तिवारी जी को प्रणाम करनो। हल्द्वानी पर जुड़ी हुई छन और कृतिकार हमारे बीच में जुड़ते रहो। और मैं आज आदरणीय प्रकाशन तिवारी जी को निवेदन करूँ कि एक सुंदर कहानी ये पटेल पर घर भी आपको कृतार्थ करला, ये कड़ी का हिल बढ़ाला। अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक प्रणाम आपको। जय। धन्यवाद जोशी जी, आदरणीय परम सदस्य मोहन जोशी जी, डॉक्टर तिलक राज जोशी जी और पटेल पर जो भी उपस्थित हैं तथा जो मेरी आवाज सुन रहे हैं सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मेरी किताब एक कविता की कहानी, मैं एक कहानी सुना देता हूँ उसमें से। आज का शीर्षक मैं इसका शीर्षक है अनमोल उपहार। इस कहानी का शीर्षक मैंने दे रखा है अनमोल उपहार, तो सुनिएगा। अनमोल उपहार। मकर संक्रांति के दिन भारत वर्ष में कई धार्मिक स्थानों पर मेला लगता है। बागेश्वर उत्तराखंड में भी सरयू और गोमती नदियों के संगम पर माघ महीने में स्नान के लिए काफी मात्रा में श्रद्धालु तीर्थयात्री पहुंचते हैं। मुख्य आकर्षण स्नान, बागनाथ के दर्शन और मेले की खरीदारी होती है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि मार्कंडेय यहाँ शिव जी की पूजा किया करते थे, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें एक बाघ के रूप में दर्शन दिए थे। बागनाथ मंदिर के नाम पर ही इस स्थान का नाम बागेश्वर पड़ा था, जो वर्तमान में जिला बागेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर की स्थापना नागरी शैली में वर्ष 1450 में श्री चंद शासक लक्ष्मी चंद के द्वारा कराया जाना बताया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा, गंगा दशहरा को छोटे मेले लगते हैं तथा मकर संक्रांति को बड़ा मेला लगता है, जो उत्तरायणी के नाम से प्रसिद्ध है। राकेश और जग्गू कांडा इंटर कॉलेज में 11वीं कक्षा में साथ पढ़ते थे। दोनों एक ही गांव में रहते, जो कांडा से पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता था। कांडा बागेश्वर से पिथौरागढ़ को जाने वाली रोड के पास बागेश्वर से लगभग 25 किलोमीटर पिथौरागढ़ की ओर दूरी पर बसा है। जग्गू प्रातःकाली नौले से पानी भरने गया तो उसकी मुलाकात राकेश से हुई। जग्गू ने बताया वह भी अपने पापा जी के साथ उत्तरायणी के मेले में जा रहा है। चंपा दादी, लीला ताई, कृष्णा सुबह ही घर से निकल गए थे। रुचि, रितेश, मनीष, विनोद, रजत सबके सब मेले में जाने वाले हैं। सभी लोग तैयारी में लगे हैं। राकेश का मन कुलमुला उठा। जल्दी जल्दी अपनी गागर भर कर घर पहुंचा। पानी की गागर दीवार पर रखते ही बोला, ओ मम्मी। मम्मी गोठ में भैंस का दूध दूह रही थी। वहां से बोली, हाँ क्या कह रहा है? मैं दूध दूह रही हूँ। राकेश ने कहा, माँ मैं भी आज बागेश्वर उत्तरायणी मेले में जाऊंगा। माँ दूध लेकर अंदर आई। दूध गर्म किया। तब तक राकेश के पिता हेमू की भी पूजा पूरी हो गई थी। हेमू बैठक में आकर ही बैठा ही था कि हेमू के हाथ में दूध का गिलास देते हुए राकेश की माँ ने कहा, राकेश उत्तरायणी के मेले में जाने की बात कर रहा है। गांव के सारे लोग जाने वाले हैं, कुछ चले भी गए हैं, कुछ जाने की तैयारी में है। उसका साथी जग्गू भी जा रहा है, वह भी जाना चाहता है। यार तेरी बात तो ठीक है, मेरा मन भी उत्तरायणी में स्नान करने का हो रहा था, पर घर में पैसे तो है ही नहीं, कैसे काम चलेगा? हेमू ने उत्तर दिया, मेरे पास 100 रुपये हैं। बच्चे का मन हो रहा है, उसे क्यों नहीं घुमा लाते हैं? पति ने सहज स्वर में कहा। हेमू ने कहा, 100 रुपये तो आने जाने के टिकट में लग जाएंगे।
फिर मेले में जाओ तो कुछ न कुछ तो लाना ही पड़ेगा। राकेश ने मेले में कोई चीज खरीदने के लिए कहा तो मेरे पास तो सिर्फ 10 रुपए हैं, कैसे काम चलेगा। कुछ देर तक सोच विचार करने के बाद उसकी पत्नी कहने लगी, हेमू की, और तुम कह रहे थे कि प्रयागदत्त जी घी के लिए कह रहे थे, मैंने 2 किलो घी बनाया है। प्रयागदत्त जी का घर बागेश्वर के रास्ते में पड़ता है। आज उन्हें उन्हें घी दे देना, 250 रुपये मिलेंगे, मेले का खर्चा चल जाएगा। इस घी को मैं बेचना नहीं चाह रहा था, पर क्या करें, मजबूरी लग रही है। चल तेरी बात मान लेता हूँ, राकेश से कहो तैयार हो जाए, मेले में चलते हैं, पूजा की सामग्री भी तैयार कर ले। हेमू ने सहानुभूति जताते हुए उत्तर दिया। 100 रुपये जेब में रखकर तथा 2 किलो घी लेकर हेमू और राकेश मेला देखने चले। घर से चलते समय राकेश की छोटी बहन कहने लगी, मेरे लिए कोई अच्छा सा खिलौना लेते आना। आधा किलोमीटर उतार के बाद 1 किलोमीटर की चढ़ाई पड़ती थी। इस चढ़ाई में ही प्रयागदत्त का घर था। उसके बाद 200 मीटर रोड आती थी। प्रयागदत्त के घर के आंगन में जो पत्थर की पटाल से पटा था, आंगन के बाद 4 फीट ऊंची दीवार में बैठते ही हेमू ने प्रयागदत्त से कहा, दाजू इस चढ़ाई में तो दम निकलने लगा, आप बैठो, चाय बनाता हूँ, थकान दूर हो जाएगी। प्रयागदत्त ने आदर पूर्वक स्वागत करते हुए उत्तर दिया, राजू चाय का समय नहीं है, उत्तरायणी मेले में जा रहे हैं, तुम्हारे लिए 2 किलो घी लाया हूँ, सोचा मेले का खर्च चल जाएगा, लो घी का डिब्बा संभालो। झोले से घी का डिब्बा निकालते हुए हेमू ने कहा। प्रयागदत्त जी घी का डिब्बा लेकर अंदर गया और घर के अंदर से 150 रुपये लेकर आए। रुपये हेमू को देते हुए कहने लगा, देवी जी सुबह ही उत्तरायणी स्नान के लिए रज्जू को लेकर बागेश्वर चली गई हैं, घर में इस समय इतने ही रुपये हैं, वापसी में बाकी रुपये लेते जाना। हेमू के पास अब 250 रुपये हो गए थे। 250 रुपये में आना जाना, मेले में सामान खरीदना कैसे होगा। सोचने लगा कि ये तो कम पड़ जाएंगे। मोटर रोड पर सतसौरा पहुंचे तो देखा कि कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड की बसें खचाखच भरी जा रही थी। बसों के छत पर भी लोग बैठे थे। इतनी भीड़ में कैसे जाया जाएगा। राकेश से कहने लगा, राकेश एक काम करते हैं, अगर पैदल ही बागेश्वर चले तो कैसा रहेगा। पैदल करीब 14 किलोमीटर का रास्ता है, करीब 2.5-3 घंटे का सफर होगा। बातचीत करते हुए चले जाते हैं, और लोग भी पैदल चल रहे हैं, इस बहाने हमारे 50 रुपये बच जाएंगे। पापा जी अगर आप चलने की हिम्मत करते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, हम तो रोज 5 किलोमीटर कांडा पढ़ने जाते हैं, आना जाना 10 किलोमीटर हो जाता है, मुझे चलने में कोई आलस्य नहीं है। राकेश ने पैदल चलने की सहमत जताते हुए उत्तर दिया। और सचौरा से उत्तर की ओर नजर पड़ते ही भारत के मुकुट हिमालय के मनोहारी दर्शन हो रहे थे। प्रातःकालीन सूर्य की रश्मि श्वेत और गगनचुंबी शिखर पर पड़ते ही हिमालय की स्वर्णिम आभा निखर रही थी। पैदल रास्ते के दोनों ओर चीड़ के बड़े बड़े पेड़ हैं। दोनों लोगों ने यात्रा प्रारंभ की तो सुबह की ठंड पैदल चलने में पता नहीं कहां गायब हो गई। मनकोट तक सीधे चलना है, उसके बाद तो ढलानी ढलान था। हेमू ने बेटे से कहा, राकेश मैं तुम्हें आज अपनी एक पुरानी बात बताता हूँ, धीरे धीरे चलते हैं, बातों बातों में रास्ता भी कट जाएगा। आज से करीब 30 वर्ष पूर्व मैं और धीरू दादा तुम्हारे दादाजी के साथ उत्तरायणी मेले में इसी प्रकार पैदल पैदल गए थे और वापसी में बस से आए थे। उस मेले में एक घटना मुझे आज भी ताजा हो गई है। उस दिन मेले के बाद जब हम वापस आ रहे थे तो भूटिया बाजार में मुझे एक पैंट पसंद आ गई थी, परंतु हम दोनों भाई साथ थे। पिताजी के पास इतने पैसे नहीं थे कि 2 पैंट खरीद सकें। अब मैं पापा जी से जिद करने लगा कि एक पैंट खरीद लो। उन दिनों हैप्पी कट बेल बॉटम का नया फैशन आया था। घुटने के नीचे पैंट चौड़ी होती थी, उस समय खूब फैशन में चली थी। कॉलेज में करीब हर छात्र के पास यह पैंट थी। केवल मैं और धीरूदा के अलावा 2-4 हम जैसे और भी छात्र हो सकते हैं
अपने पापा जी की मजबूरी के कारण मेरा मेले का सारा मजा किरकिरा हो गया था। एक पैंट तो शायद जैसे तैसे खरीद लेते, पर दोनों भाइयों के लिए दो पैंट खरीदना संभव नहीं था। मैं आज भी जब उस भुट्टे की दुकान में जाता हूँ, आज भी मुझे वही पैंट वाली बात याद आ जाती है। हमारे जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें व्यक्ति भूल नहीं सकता है। राकेश बातों बातों में अपने पापा के बाल मन को टटोल रहा था। वह अपने माता पिता का हमेशा सम्मान करता था। वह यह मानव जीवन है कि व्यक्ति अपनी मन की बात को संजो कर रखता है। जब उसे लगता है कि उसकी बात का कोई उपहास नहीं होगा, तब बात को बाहर निकालता है। जहां उसे जरा भी आभास हो कि उसकी बात का उपहास हो रहा है, वह अपनी बात को नहीं बताना चाहता है। लेकिन राकेश परिस्थितियों को समझता था और हेमू को लग रहा था कि उसकी बातों को बताने के लिए उसका बेटा राकेश एक उपयुक्त पात्र भी था। राकेश को लगा कि सीधे साधे कपड़े पहनने वाले उसके पापा के मन में अभी भी फैशन के पैंट पहनने की अभिलाषा आज भी विद्यमान है। राकेश अपने पापा से और भी बातें पूछने लगा कि आज से 30 वर्ष पहले सामाजिक परिवेश किस प्रकार था। रास्ते में पैदल चलते चलते दोनों लोगों ने मेले की पूरी योजना बना डाली। हेमू ने राकेश से कहा, 250 रुपये में 50 रुपये वापसी के लिए रख लेते हैं। 200 रुपये में 50 रुपये में मिठाई, मिश्री, चना व तेरी बहन का खिलौना लेना है। शेष 150 रुपये में तू बता कैसे खर्च करना है। राकेश ने उत्तर दिया, पहले मेले में चलते हैं, वहीं कुछ सोच लेंगे। बातों बातों में ही करीब 2.5-3 घंटे में बागेश्वर पहुंच गए। सरयू और गोमती के संगम में बगड़ में काफी भीड़ थी। सरयू पुल के नीचे सरयू नदी पर करीब 100 मीटर दूरी पर प्रशासन ने 2 अस्थायी पुल बनवाए हैं। इस स्थान पर सरयू का बहाव कुछ कम था। पुल के नीचे पानी किनारे टकराता हुआ कलकल कर रहा था। नदी में मछलियां जल क्रीड़ा कर रही थी। राकेश आज पहली बार गंगा स्नान के लिए आया था। हेमू तो आता ही रहता था। बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं सभी मेले में उमड़ते आ रहे थे और गंगा स्नान कर रहे थे। हेमू ने भी हर हर गंगे कहते हुए 3-4 डुबकी लगाई। हेमू ने बेटे से कहा, तुम भी एक बार पानी में डुबकी लगाओ, तुम्हारे पैदल चलने की थकान उतर जाएगी। जहां तुम सोचने लगे कि पानी ठंडा है, तब तुम डुबकी नहीं लगा सकते। इस ठंडे पानी में डुबकी का अर्थ यह भी है कि हम अपने शरीर की प्रतिरोधक शक्ति बनाए रखें और हमारे शरीर में इस ठंड को सहने की सामर्थ्य बनी रहे। इसके लिए तुम्हें अपने मन को भी सुदृढ़ करना होगा और अपने आत्मबल को बढ़ाना होगा। जिस तरह वातावरण में रह रहे हैं, उसके अनुरूप अपने शरीर को भी साधना है। यही साधना होती है। अपने बाबा की बातों का सम्मान कर रखते हुए राकेश ने भी ठंडे पानी में डुबकी लगाई। उसने पहली डुबकी लगाई, उसे ठंड महसूस हो रही थी, लेकिन जब उसने 3-4 डुबकी लगाई तो वास्तव में उसके पैदल चलने की सारी थकान भी उसी शीतल जल में बह गई। अब वह अपने आप में चुस्त दुरुस्त महसूस कर रहा था। गंगा स्नान के बाद बागनाथ के दर्शन किए। उसके बाद दोनों ने नाश्ता किया, जिसमें 20 रुपये खर्च हो गए। बाप बेटे का मकर संक्रांति के स्नान का उद्देश्य पूरा हुआ। हेमू राकेश को बाजार से होते हुए पैदल पुल पर ले गया। इस पुल पर व्यक्ति पैदल ही चल सकता था। वाहनों के लिए दूसरा पुल बना था। पैदल पैदल पुल पर चलने पर हल्का हिल रहा था। राकेश का मन पैदल पुल पर रुकने का हुआ। थोड़ा रुके। पुल से उत्तर में वाहनों के लिए बना पुल है। इस पुल से उत्तर की ओर सूर्य कुंड दिखाई दे रहा था। दक्षिण की ओर बगड़ में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी थी। सरयू और गोमती के संगम पर शमशान भी था, जहां चिताएं जल रही थी। राकेश ने पुल के नीचे गौर से देखा तो मछलियां विनोदी व स्वच्छंद जल क्रीड़ा कर रही थी। उसे इस पुल से घाटी का मनोहर दृश्य आनंदित कर रहा था। उत्तर में दृढ़ पहाड़ और उत्तर से दक्षिण को बहती हुई सरयू नदी का कलकल ध्वनि का निरंतर प्रवाह, जिसमें उत्तर की पहाड़ी से दक्षिण की पहाड़ी के बीच बहता निर्मल जल दिखाई दे रहा था। भागनाथ मंदिर की बड़ी और छोटी घंटियों की ध्वनियां इस घाटी को गुंजायमान करती हुई शमशान में जल रही चिताओं के धुएं के साथ इस अनंत आसमान में समा रही थी। छोटी घंटियों की आवाज कम सुनाई दे रही थी, परंतु बड़ी घंटियों की आवाजें इस सरयू घाटी में समय समय पर गूंजती हुई रह रह कर तरंगें फैला रही थी।
पैदल पुल के हल्के हल्के हिलने के कारण पैदल यात्री भयभीत से होकर इस पुल पर चल रहे थे। इस पुल से श्रद्धालुओं का स्नान करता हुजूम पहाड़, खेत, लोगों के मकान, दुकानें, नुमाइश मैदान नए लगे, सर्कस का किनारा और मेले का शोर सुनाई दे रहा था। हेमू ने बेटे से कहा, राकेश तुम्हें मेले से क्या खरीदना है, भले सोच लो। मैंने तो सोच लिया है, 10 रुपए में तुम्हारी माँ के लिए चूड़ी बिंदी लेनी है, 50 रुपए में तुम्हारी बहन के लिए एक छोटा सा खिलौना, मिठाई, मिश्री लेनी है। तुम सोच लो, जल्दी बताओ तुम्हें क्या लेना है। राकेश ने आदरपूर्वक कहा, पापा आज आप अपने मन से मुझे कुछ भी दिला दो, मैं खुशी से ले लूंगा। आप कुछ भी दिलाएंगे मैं उसे पूर्ण मनोयोग से स्वीकार करूंगा। आप विश्वास करें, आपके दिए उपहार को मैं पूर्ण सम्मान करूंगा। इसलिए आज मेले के उपहार के लिए मैंने अपना दिमाग लगाना ही नहीं चाहता हूँ। आप अपने दिमाग से जो उचित लगता है करो। झागू बोटिया इस मेले में कई वर्षों से आ रहा था। उसका बेटा खिमुआ, नाती गिरधर अब दुकान लगाने लगे थे। झागू ने अपनी दुकान सुबह ही सजा दी। नए फैशन के कपड़े दुकान के बाहर की ओर लगाए ताकि दूर से ग्राहक उन्हें देख सके। वह अपने नाती गिरधर को दुकान लगाने की ट्रेनिंग दे रहा था। उसने कहा, नए फैशन के कपड़े बाहर की ओर लगाओ और पुराने कपड़े अंदर की ओर लगाओ, क्योंकि पुराने कपड़े बिकते कम हैं। गिरधर ने सारी दुकान सजा दी। पुराने कपड़ों की एक पोटली अभी पड़ी थी। गिरधर ने पोटली खोली और पुराने कपड़े देखकर पोटली खुली ही छोड़ दी। उसे उम्मीद थी कि इतने पुराने 30 साल पुराने कपड़े खरीदने कौन आ रहा है। झागू ने जब दुकान का निरीक्षण किया तो एक पोटली रखी हुई खुली नजर आई। गिरधर से कहने लगा, इस पोटली के कपड़े क्यों नहीं लगाए। गिरधर ने जवाब दिया, दादा इतने पुराने कपड़े खरीदने कौन आ रहा है। झागू ने पुनः कहा, मौत और ग्राहक का कोई समय नहीं होता, ये कभी भी आ सकते हैं। हेमू ने राकेश से कई बार पूछा कि मेले से क्या लेकर जाना है। राकेश सारी बातें समझ रहा था। नुमाइश मैदान में काफी दुकानें लगी थी। गांव के ही चंद्रेश और शंकर ने संतरों की दुकान लगाई थी। राकेश ने कहा, उत्तरायणी मेले में कांडा की वॉलीबॉल टीम भी आने वाली है, या शायद आ गई होगी। जहां पर वॉलीबॉल मैच हो रहा था, जब वहां पहुंचे तो राकेश का दोस्त श्यामू मिल गया और कहने लगा, मेरे बड़े भाई बलवंत भी कांडा की टीम से वॉलीबॉल खेल रहे हैं। इस मैच के बाद उनका मैच होने वाला है। सर्कस भी लगा था, मौत का कुआं लगा था। जिराफ की लंबी गर्दन दूर से ही दिखाई दे रही थी। डांस पार्टी भी आई थी। डांस पार्टी में टिकट लेने वालों की भीड़ लगी थी। हेमू नुमाइश मैदान में हर चीज के भाव पूछ रहा था, खरीद कुछ नहीं रहा था। इस प्रकार हेमू मेले का पूरा आनंद ले रहा था। राकेश ने पापा को सतर्क करते हुए कहा, पापा बसों में बहुत भीड़ है, चलो जल्दी चलना होगा। वे दोनों टहलते टहलते झागू भोटे की दुकान पर पहुंचे। हेमू ने बेटे से कहा, यह दादा की बहुत पुरानी दुकान है, कई वर्षों से लगातार मेले में आकर दुकान लगाते हैं। दुकान में भीड़ बहुत थी। हेमू ने नई फैशन की जैकेट का भाव पूछा। 800 रुपए बताए। इतने में हेमू की नजर दुकान की आखिरी लाइन पर लगाई आसमानी रंग के हैप्पी कट पुराने फैशन की पैंट पर पड़ी। राकेश से कहा, जरा छोटू से कहो कि आसमानी रंग की पैंट दिखाई। राकेश ने छोटे से मुखातिब होकर कहा, सबसे पीछे लगी आसमानी रंग की पैंट दिखाना। छोटू गिरधर जो है ने एक फीकी सी मुस्कान छोड़ राकेश की बातों को अनसुना कर दिया। हेमू की बात शायद झागू भुट्टिया ने सुन ली। अपना चश्मा नीचे करते हुए हेमू की ओर देखा और आतुर भाव से बोला, आसमानी पैंट। हेमू बोला, हाँ आसमानी रंग की पैंट। झागू इस पैंट को कई वर्षों से मेले में लेकर आ रहा था। आज तक किसी ने नहीं पूछा। आज इस पैंट की ग्राहकी पर उसके शरीर में ऊर्जा का संचार सा होने लगा। सारे ग्राहकों को छोड़कर लपक कर गया और उस पैंट को लेकर आया और हेमू के हाथ में रख दी। पैंट को हाथ में लेते ही देखते हुए हेमू की बातें खिल गई। बेटे के आश्वासन एवं स्वतंत्र मन में अवसर पाकर 30 वर्ष पुरानी अभिलाषा जो मन में निर्जीव पड़ी थी, निर्विकार रूप से बेग से बाहर आकर नाद करने को आतुर होने लगी।
पैंट को हाथ से टटोलते पलटते हुए राकेश ने से कहने लगा, यह वैसी ही पैंट है जिसका मैं जिक्र तुम्हें आज सुबह कर रहा था। राकेश मौन था। वो अपने पापा के बालमन की कल्पना की आतुरता की अनुभूति कर रहा था। झागू भी खुश हुआ। उसे लगा कि आज यह ग्राहक इस पैंट को जरूर खरीद लेगा। झागू का अपना तजुर्बा था कि वह एकदम भाग गया। उसने झट से फीता निकाला और हेमू की कमर नापते हुए कहने लगा, बाबूजी, लग रहा है कि यह आपके माप की बनी है। मैंने आज तक इतनी अच्छी फिटिंग नहीं देखी। जरा लंबाई माप लेता हूँ। लंबाई मापी तो बिल्कुल फिट। क्या लाजवाब फिटिंग है। झागू भी माल बेचने के लिए उसे आश्वस्त कर रहा था। हेमू ने दाम पूछा। झागू ने उत्तर दिया, बाबूजी, एक दाम कहता हूँ, मना मत करना। पूरे 200 रुपये की है। राकेश, जो अभी तक मौन था, कहने लगा, पापा, इतने पुराने फैशन की पैंट के 200 रुपये मांग रहे हैं, चलो चलें। झागू ने राकेश की ओर आंख फाड़ कर देखा। हेमू ने हंसते हुए कहा, दादा, यह पैंट इसी के लिए खरीदनी है। एक बार तो झागू के मन में संदेह होने लगा कि यह नया लड़का इस पुराने फैशन की पैंट को क्यों खरीदेगा। राकेश भोलेपन से शांत स्वर में बोला, दादा, कीमत बहुत ज्यादा कह रहे हो। झागू ने कहा, इधर आओ। झागू ने फीता निकाला, राकेश की कमर नापी और कहा, 2 इंच खोलनी पड़ेगी। बाबूजी, जल्दी बताओ, भीड़ बहुत हो रही है। हेमू, यह तो फिट नहीं आ रही है। झागू ने राकेश की ओर देखकर कहा, चलो 20 रुपये कम दे देना, फिटिंग करा कर दूंगा। बगल में रहमान से 2 मिनट में फिट करा दूंगा। राकेश, 100 रुपये देंगे। झागू गुस्से का मुंह बनाते हुए बोला, चलो 150 रुपये दे देना। हेमू बोला, सही कीमत बताओ। झागू ने उत्तर दिया, तुम्हारी भी नहीं, हमारी भी नहीं, चलो 130 रुपये दे देना। हेमू ने पूछा, पैंट फिट कराकर तुम दोगे? झागू, जब पैंट फिट होगी तब पैसे देना। झागू ने गिरधर से कहा, सारा काम छोड़ दो, बगल के रहमान से कहो इसे 2 इंच खोल दे। गिरधर राकेश के साथ रहमान की दुकान में पैंट लेकर गया। रहमान से कहा, इनके नाप की बननी है, 2 इंच खुलनी है, खोलकर इन्हीं को दे देना, हिसाब दादा से कर लेना। राकेश वहीं बैठा रहा। रहमान ने पैंट 2 इंच खोली और राकेश के हाथ में दे दी। राकेश पैंट लेकर वापस आया। रहमान ने भी राकेश को एक बार सिर से पैर तक देखा। सोचा, यह लड़का 30 साल पुराने फैशन की पैंट क्यों पहन रहा होगा। पैंट देखते ही हेमू ने झट से 130 रुपये दुकानदार को दिए और बहुत ही स्नेही नजर से उसका धन्यवाद दिया। उसकी तो 30 साल पहले की मनोकामना पूर्ण हो गई थी। हेमू की खुशी का ठिकाना न था। उसके मन की प्रसन्नता बाहर आकर नाद करने लगी, मानो एक बालक घुटने के बल चलता हो, आज खड़ा होकर चलने लगा हो, पर्वतारोही को शिखर प्राप्त हो गया हो। उसकी यह प्रसन्नता, चेहरे का निखार, आंखों की ज्योति खुद पर खुद बयां करने लगी। उसके चेहरे पर आज तेज निखर आया था। राकेश अपने पापा के मनोभावों को देख रहा था। हेमू ने प्रसन्नता से कहा, राकेश बेटा, देखा तूने, वही रंग, वही फिटिंग, जैसे कि मेरी फिटिंग के आधार पर बनाई गई हो। राकेश, पापा आप ही पहन लो। हेमू जवाब देता, हमारा जमाना फैशन के कपड़े पहनने का कहाँ रहा। अब तो आप लोगों का जमाना है। हेमू ने राकेश के हाथ में कपड़े का थैला थमाते हुए कहा, चलो अब घर को चलते हैं। बागेश्वर कांडा KMOU लिमिटेड की बसें चल रही थी। बसों में बहुत भीड़ थी। सीट की मारामारी हो रही थी। बस के आते ही राकेश ने खिड़की के रास्ते अपना बैग सीट में रख दिया। थोड़ी देर बाद दोनों ही सीट में बैठ गए। रास्ते में हेमू ने 4 बार बैग खोलकर वो पैंट देखते हुए कहा, राकेश, तूने आज सही काम किया। तूने तो 70 रुपये कम करा दिए। राकेश ने उत्तर दिया, पापा, मेरे और ठेले में मोल भाव कर लेना चाहिए। पापा, वैसे आप इस पैंट के अधिकतम कितने रुपए दे देते? उससे पूछता। हेमू, मैं इस पैंट के अधिकतम 155 रुपये दे देता। राकेश, वो कैसे? हेमू, 130 रुपये हमारे पास थे। मैं तुम्हें बस में बिठा देता और अपने किराए के 25 रुपये जोड़कर पैंट खरीद लेता और मैं पैदल ही घर पहुंच जाता। पैदल आधे रास्ते में रिश्तेदारी पड़ती है, वहां रात रुककर कल आराम से पैदल चलते घर पहुंच जाता। अच्छा रहा तूने पैसे कम करा दिए और हमारा काम चल गया। शाम को घर पहुंचने के बाद राकेश ने माँ को मेले की पूरी कहानी बता डाली। अगले दिन पैंट पहनकर राकेश कॉलेज गया। जग्गू उसका पक्का दोस्त था।
जग्गू भी उत्तरायणी मेले में गया था। जग्गू एक जीन्स, एक टी शर्ट, एक पैंट, एक कमीज खरीद कर लाया था। 2000 रुपये पूरे खर्च किए थे। राकेश राकेश से कहने लगा, यार भाई टी शर्ट का कलर तो ठीक है, अगर गोल गले की होती तो अच्छा होता। जीन्स तो अच्छी है पर कलर अब उतना अच्छा नहीं लग रहा है। पैंट तो ले ली पर न जाने मजा नहीं आ रहा है। हाँ कमीज ठीक लग रही है। मेले में चलने से पहले मैंने अपने पापा से हमें भरवा ली थी कि 2 जोड़ी कपड़े खरीदोगे तब मेले में आऊंगा। मेले में पहुंचने के बाद पापा ने कहा कि तुम अपनी पसंद के कपड़े खरीद लो। दुकान में जाकर बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, समझ में नहीं आता है कि कौन से कपड़े खरीदें। पापा मेरे साथ थे। एक दो बार पापा से कहा कि जरा मेरी मदद करो, तो ऐसे बुरे कपड़े पसंद कर रहे थे कि ना रंग के ना ढंग के, पता नहीं कैसे कपड़े पसंद करते हैं। और फिर राकेश की पैंट को गौर से देखते हुए जग्गू कहने लगा, राकेश तेरी पैंट तो यह पैंट मुझे अजीब सी क्यों लग रही है। नहीं यह तो बहुत अच्छी पैंट है, मुझे तो इससे अच्छी पैंट मेले में कहीं दिखी नहीं। राकेश ने दृढ़ता से उत्तर दिया। राकेश और जग्गू एक दूसरे से अपनी बात शेयर करते थे। राकेश फिर कहने लगा, दरअसल यह पैंट मेरे पापा के पसंद की है। तू तो जानता है कि इस समय हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। 100 रुपये माँ ने दिए थे, ये रुपये माँ ने कितने जतन से रखे थे मैं जानता हूँ। 150 रुपये में घी बेच कर मिले थे। इस घी को बचाने में भी पूरा 7 वर्ष लग गया था। मैं जानता हूँ कि पापा इस घी को बेचना नहीं चाहते थे, वे तो चाहते थे कि घर में घी दूध की पूर्णता होनी चाहिए। मेरे मेले में जाने की चाहत के कारण ही मेरे माता पिता ने घी बेचने का निर्णय लिया था। कम रुपए होने के कारण मैं और पापा बागेश्वर जाते समय पैदल चलकर 50 रुपए बचाए थे। मैंने पैदल चलते चलते हुए पापा के मन की बात जानने की कोशिश की तो पता चला कि पापा ने अपने विद्यार्थी जीवन में यह पैंट पसंद की थी, परंतु घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण खरीद नहीं पाए थे। अतः मैंने मेले का उपहार लेने की पापा को पूरी छूट दे दी थी और इस बात का उनको आभास नहीं होने दिया। इस पैंट को देखकर इस पर ऐसे झपट पड़े मानो एक भूखा शेर अपने शिकार पर झपट रहा हो और उसे छोड़ने का वो तैयार ही न हो। मैंने उनका मन लिया तो कहने लगे कि मैं अपना किराया भी देकर इस पैंट को खरीद लेता और रास्ते में रिश्तेदारी में रुक कर पैदल ही कल घर पहुंच जाता और मुझे बस में बिठाकर घर भेज देते। अच्छा रहा हमने मोल भाव कर लिया और ये पैंट 130 रुपये में मिल गई। आज मैंने अपने पापा के अभाव में बालमन की पीड़ा एवं उनके त्याग को एक साथ देखा। अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं। इस दुनिया में माता पिता ही एक ऐसे होते हैं जो अपने से अधिक उज्जवल अपने बच्चों को देखना चाहते हैं। क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम भी उनको खुशी दें। ये बातें सबको बताने की नहीं है, तू मेरा पक्का दोस्त है इसलिए तेरे साथ शेयर कर लेता हूँ। राकेश को इस बात का आभास था कि उसकी पुरानी फैशन की पैंट पर उसे आज अपने सहपाठियों के तंज का सामना करना पड़ेगा। वह मुकाबले के लिए पहले से ही मानसिक रूप से तैयार था। कॉलेज पहुंचते ही चिंटू ने आकर राकेश के कंधे पर हाथ मारा और बोला, माय डियर ओल्ड मैन। कमलेश ने कहा, क्या ओल्ड फैशन है। राकेश ने दृढ़ता से जवाब दिया, ओल्ड इज गोल्ड। राकेश वह चीज है जो जमाने के पीछे नहीं भागता, जमाना राकेश के पीछे भागता है। जमाना हम पर है, हम जमाने पर नहीं। राकेश की दृढ़ता के सामने चिंटू और कमलेश नहीं टिक सके। आज पूरे कॉलेज में राकेश के पुराने फैशन की पैंट की बात आग की तरह फैल रही थी। जो भी उसे देखता मुस्की मारकर चल देता। पूजा कह रही थी, वैसे तो कॉलेज टॉपर है पर इसके पास दिमाग नाम की कोई चीज नहीं है क्या, मेले से 30 साल पुराने फैशन की पैंट उठा लाया। रुचि ने कहा, टॉपर है तो कुछ न कुछ बात तो जरूर है जो उसने यह पैंट खरीदी। टॉपर वैसे ही टॉपर नहीं होता, दिमाग तो उसके पास होता है। निकिता कहने लगी, कहीं नकल करके तो टॉपर नहीं बन गया, कोई बात है क्या, 30 साल पुराने फैशन की पैंट ले आया। दिव्या और नेहा कहने लगी, यह तो बाबा आदम के जमाने की पैंट लग रही है। आज लड़कियों के ग्रुप में राकेश की पैंट पर ही हंसी के फुव्वारे छूटने लगे। लड़कियां कनखियों से राकेश को देखकर खूब मुस्कुरा रही थी, राकेश का उपहास कर रही थी। क्लासरूम में प्रवेश करते ही सभी लोग तिरछी नजर से राकेश को देख रहे थे।
क्लास टीचर नरेंद्र सिंह ने क्लास में प्रवेश किया तो उन्हें क्लासरूम में कुछ फुसफुसाहट सी महसूस हुई। आते ही कहने लगे, आज क्या बात है, माहौल कुछ बदला बदला सा लग रहा है। इतने में खज्जू ने कहा, सर जी राकेश की पैंट तो देखिए। गुरुजी ने राकेश को आगे बुलाया। वे भी पैंट को देखकर मुस्कुरा दिए। उनके मुस्कुराने पर राकेश के अलावा सारा क्लास खिलखिला उठा। अपने अपने को संयमित करते हुए टीचर ने राकेश से पूछा, इतने पुराने फैशन की पैंट क्यों बनवाई है? राकेश ने निर्भीकता से सपाट उत्तर दिया, यह मेरे पिताजी की पसंद है। टीचर, क्या तुम अब इतने छोटे बच्चे हो कि पिताजी की पसंद के कपड़े पहनते हो? राकेश ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मैं इस पैंट को उत्तरायणी के मेले से लाया हूँ। यह तब का फैशन है जब मेरे पापा मेरी तरह विद्यार्थी थे, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण इस पैंट को खरीद नहीं पाए थे। आज जो मैंने किया शायद कोई नहीं कर पाएगा। आज भी उन्होंने यह पैंट बड़े संघर्ष के बाद खरीदी थी, लेकिन इस पैंट को खरीदने के बाद उनके चेहरे पर जो खुशी और तेज निखर आया था और उन्हें जो सुकून मिल रहा था, राकेश ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मैं इस पैंट को उत्तरायणी के मेले से लाया हूँ। यह तब का फैशन है जब मेरे पापा मेरी तरह विद्यार्थी थे, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण इस पैंट को खरीद नहीं पाए थे। आज मैंने जो किया शायद कोई नहीं कर पाएगा। आज भी उन्होंने यह पैंट बहुत संघर्ष के बाद खरीदी थी, लेकिन इस पैंट को खरीदने के बाद उनके चेहरे पर जो खुशी व तेज निखर आया था और उन्हें जो सुकून मिल रहा था, उसको बचाने के लिए इस दुनिया को यह पैंट कितनी ही बुरी क्यों न लगे, तब भी मैं इसी को पहनूंगा। आज जब मैं इस पैंट को पहनकर घर से निकला तो मेरे पापा के अंदर वह लड़कपन छटपटाने लगा था जो आज से 30 वर्ष पहले कभी रहा होगा। मेरे इस पैंट को पहनने में उन्हें जो सुकून मिल रहा था उसका कोई मूल्य नहीं है। आज उनके इस सुकून में अगर मैं अपना जोश शामिल कर दूं तो मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि इस फैशन को दुनिया की कोई ताकत फेल नहीं कर सकती। इसी पुराने फैशन को मैं आज का फैशन बना दूंगा। अपने ही माता पिता के अरमानों को पूरा करने का रास्ता उनकी खुशी और सुकून से होकर ही जाता है। मेरे जीवन पथ पर मेरे माता पिता का सुकून ही तो मेरी अज्ञात शक्ति है जो मेरे संघर्षपूर्ण जीवन का छत्र है। मेरे लिए आपके तानों का कोई मूल्य नहीं है। मूल्य है तो मेरे पिताजी की खुशी और आनंद का है। मैं वही करूंगा जिसे मेरे माता पिता को खुशी मिले। राकेश के जवाब को सुनकर क्लास टीचर नरेंद्र सिंह जी निरुत्तर हो गए और पूरी क्लास शांत हो गई। गुरुजी शांत होकर कुछ सोचने लगे। थोड़ी देर शांत रहने के बाद राकेश की पीठ थपथपाते हुए बोले, राकेश, तूने आज मुझे मेरा विद्यार्थी जीवन याद दिला दिया। यह हैप्पी कट पैंट मैंने भी कितने संघर्ष के बाद खरीदी थी, आज उसकी याद ताजा हो गई। और वे सभी विद्यार्थियों से कहने लगे, राकेश की तरह ही सभी को अपने माता पिता के प्रति सदैव आदर भाव बनाए रखना चाहिए और उन्हें अपनी ओर से ही खुशी के अवसर देने का प्रयास करना चाहिए। यह आपके जीवन में सफलता की पहली सीढ़ी है। आज की क्लास की घटना के बारे में श्री नरेंद्र सिंह जी ने अपने साथ के अन्य टीचर पूरनचंद पांडे, नरेश, शेर सिंह, खेम सिंह, महेंद्र सिंह, चिरंजी लाल, मोहन चंद को भी बताई और यह बात उन्होंने प्रधानाचार्य श्री हया सिंह जी को भी बताई।
कुछ दिन बाद कॉलेज में वार्षिकोत्सव था। राकेश हाई स्कूल का कॉलेज टॉपर था। समारोह में पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार राकेश को भी प्रोत्साहन हेतु इनाम दिया गया, लेकिन आज भी राकेश उसी पैंट को पहनकर आया था। इनाम लेते समय कलाशिक्षक ने प्रधानाचार्य महोदय के कान में कहा, यह वही पैंट है जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था। श्री नरेश सिंह जी द्वारा राकेश के द्वारा क्लास में कही गई बातों को याद कर राकेश की पैंट को गौर से देखने के बाद प्रधानाचार्य हयात सिंह जी ने राकेश को पुनः मंच पर बुलाया और 2 शब्द कहने को कहा। राकेश ने पुनः गुरुजन का सम्मान करते हुए अपनी बात को निम्न पंक्तियों के माध्यम से रखा। जीवन पथ है मेरा अपना, छत्र इसमें जननी का है, अलंकरण है इसमें गुरुजन का, यश अपयश मेरा अपना है। जीवन पथ है मेरा अपना, छत्र इसमें जननी का है, अलंकरण है इसमें गुरुजन का, यश अपयश मेरा अपना है। खंडित न होने दूंगा इसको, संघर्ष यूं ही करता जाऊंगा, डरता है मन की मेरी अपनी, कभी विचलित न हो पग मेरा। दुनिया कुछ कहती है तो उसे भी कहते रहने दो, क्यों चिंतित हो उस पर उतना, वह मत उनका अपना अपना है। इस पर सभा तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। राकेश के इन शब्दों के बाद प्रधानाचार्य जी ने अपने संबोधन में राकेश की पुरानी पैंट का जिक्र किया। राकेश ने अपने माता पिता के प्रति सम्मान और दृढ़ इच्छा शक्ति को सफलता की कुंजी बताते हुए इसे एक नजीर बताया। राकेश की कविता से भी गदगद हो गए और प्रशंसा करने लगे। प्रधानाचार्य जी बड़े ही धीर गंभीर होकर भावुक मन से बोले, राकेश के इस भाव को मेरा आशीर्वाद है। मैं कामना करता हूं कि तुम जहां भी जाओ अपने कर्तव्य के प्रति सदैव ऐसे ही ईमानदार और निष्ठावान बने रहो और अपने जीवन पथ पर कीर्तिमान स्थापित करो। राकेश की कविता को ध्यान से सुनने के बाद प्रधानाचार्य जी के मन में राकेश को पुनः उपहार देने की लालसा जाग उठी। एक बार मंच पर इधर उधर देखा, कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई कि राकेश को दी जाए। प्रधानाचार्य जी ने बंद गले का भूरे रंग का कोट पहना था। सामने वाली बाईं जेब में 2 अजंता की पेन मोतियों से चमक रही थी। उन्होंने अपने जेब से अनमोल अजंता की आसमानी रंग का फाउंटेन पेन निकाला और राकेश को देते हुए कहा, यह मेरे आशीर्वाद का प्रतीक है। प्रधानाचार्य जी के उस गरिमामयी पेन को छूने का साहस वरिष्ठतम टीचर तक नहीं कर सकते थे। आज उस आसमानी रंग के पेन जिसमें उसे लग रहा था कि इस पेन में नील गगन का ज्ञान छुपा है, को हाथ में लेते हुए राकेश को अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा था। अपने आप को अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रहा था। आज तक के जीवन में इससे मूल्यवान कोई अन्य वस्तु उसे नजर नहीं आ रही थी। इस बालमन के सर्वोच्च उपहार को उसने दोनों हाथ फैलाकर प्रधानाचार्य जी से लिया और दोनों हाथों में उसे समाते हुए हाथ जोड़कर प्रधानाचार्य जी के चरणों को छूकर अपने माथे पर लगाया। राकेश को नीला रंग पसंद था। उस पेन को हाथ में लेते ही उसे लग रहा था इस आसमानी रंग के पेन में इस नील गगन से कोई अदृश्य प्रकाश की ज्योति आकर उसके हृदय में पहुंचकर निर्मल हृदय के नेत्र खोल रही है। प्रधानाचार्य जी ने पुनः आचार्य चाणक्य के वाक्यों को उद्धृत करते हुए कहा, यस्य पुत्रो वशीभूतो भार्या छंदानुगामिनी विभवे यस्य संतुष्टस्य स्वर्ग यह हुई। अर्थात जिसका बेटा बस में रहता है, पत्नी पति की इच्छा के अनुरूप कार्य करती है और जो व्यक्ति धन के कारण पूर्ण रूप से संतुष्ट है, उसके लिए पृथ्वी ही स्वर्ग के समान है। राकेश आज जिला स्तर का अधिकारी है। उसने वह पेन आज भी अपने बैठक में अलंकरण के रूप में रखा हुआ है। राकेश अपने प्रधानाचार्य जी द्वारा अनमोल उपहार स्वरूप दिए गए पेन का आज भी विशेष अवसरों पर उपयोग करता है। राकेश ने अपने जिले में कार्यभार ग्रहण करते समय ज्वाइनिंग रिपोर्ट पर इसी पेन का उपयोग करते हुए हस्ताक्षर किए थे। लेखन दिनांक 18 जुलाई 2018। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत सुंदर तिवारी जी, बहुत सुंदर। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, अच्छी कहानी कही आपने। बहुत शिक्षादायक है तिवारी जी, बहुत आनंददायक है, शिक्षादायक। धन्यवाद। बच्चों को पढ़ानी है ये।
बच्चों को पढ़ाया है ना, जो बच्चे हो जाते हैं, इस कहानी का भी कहानी लिखने का भी एक कहानी है भी उसके बाद में बताऊंगा। हाँ चलिए ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा तिवारी जी। बहुत आंचलिक सुंदर सर, बहुत। आंचलिकता को समेटते हुए आपने तो हमारे हाँ, जनपद बागेश्वर को इसमें कई उसके स्थल और वहाँ के लोगों के नाम और जो व्यवहारिकता है और जो माता और जो पिता और पुत्र का जो संबंध है, जो लौकिक रूप में जो यहाँ पाया जाता है, उसको आपने प्रदर्शित किया। ये माँ बहुत। पिता पुत्र के बीच में जो संबंध और जो सम्मान मान की जो स्थिति है समाज की, उसको आपने दर्शाया है। वैसे ही नहीं, आपने हमारे लोक परंपरा के रूप में यहाँ पर जो आध्यात्मिक केंद्र है उसका भी जिक्र किया है। हालांकि यहाँ पर जो बागेश्वर व्याघ्रेश्वर नाम से जो जिला है, इसमें मार्कंडेय ऋषि की तप को भंग करने के लिए शिवजी पार्वती गाय बनी और शिवजी दहाड़ मारी और तब उनका तप भंग हुआ, तब सरयू आगे बढ़ी, कुछ ऐसा उसमें प्रसंग मैंने सुना था। और दूसरा, आपने वहाँ पर जो गंगा में जो सरयू में स्नान की महत्ता को दर्शाया। और फिर जो जो धनाभाव था, धनाभाव के कारण जो किस प्रकार से अपने दैनिक वृत्ति को आदमी संकुचित कर लेता है और उसी में काम करके आनंदित होता है, उसी में वो उतने कम पैसे में अपने धर्म को, अपने जो लोक व्यवहार है उसको, अपनी संतुष्टि को और उसी में एक समाहित कर लेता है। ये आपकी कहानी में भी था, बहुत सुंदर शब्दों के साथ, और अंग्रेजी शब्दों का भी इसमें प्रयोग था और जो हमारे लोकल में जो शब्द हैं उनका भी प्रयोग था। बहुत ही सुंदर बाल मन का भी इसमें हम विवरण किया आपने, अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बधाई बहुत आपको। सुंदर। सुंदर, जय हो। जय हो। तो वैसे भी बागेश्वर कुली बेगार प्रथा के कारण ऐतिहासिक स्थान भी हुआ। हाँ जी ये जी, अभी पिछले जो है वर्ष बागेश्वर हमने 1921 शताब्दी, में जो कुली बेगार आंदोलन हुआ, उसका भी एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ ना ये। बहुत बड़ा बागेश्वर नाम तो इस नाम से बागेश्वर पड़ा, नाम बाघ के दर्शन का नाम बागेश्वर पड़ा है। हाँ मार्कंडेय ऋषि को जब बाघ उसका दर्शन हुए थे बाघ के, उसी नाम से बागेश्वर सुना हमने पौराणिक जो है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं, मैं ऐसे कह रहा हूँ, ऐतिहासिक जगह भी हुई बागेश्वर। हाँ ये है। इसमें क्योंकि 40,000 आदमियों की भीड़ और डायबिल का गोली चला वो करना, और बद्रीदत्त पांडे जी और इन लोगों का कुली बेगार के रजिस्टरों को सरयू में फेंकना, ये भी एक बहुत बड़ी घटना बागेश्वर की। हाँ लिए। वो तो हाँ, है ही। एक ये असहयोग आंदोलन भी समझिए इसको, और एक शांति वाले बिना हिंसा के इतने बड़े एक संदेश को पूरे विश्व में दिया। और इसी से प्रभावित होकर के गांधी जी भी हमारे यहाँ आए, बागेश्वर में उसी जगह पर आए और उन्होंने लोगों को संबोधित किया और किया। यहाँ 16 दिन प्रवास भी किया, यहाँ के लोगों से मिले, यहाँ के नेताओं से मिले, बातचीत की, और उन्होंने एक रणनीति पूरे देश को, क्योंकि एक संदेश देने वाली घटना थी ये, और यह जो था एक मिसाल थी पूरे देश के लिए। और उससे गांधी जी को भी शायद बल मिला होगा इस घटना से कि लोग में कितनी ताकत है नहीं। वो तो बागेश्वर में आना ही गांधी जी का एक बहुत बड़ी घटना थी अपने आप में। गांधी जी जो है कुली बेगार आंदोलन से प्रभावित होकर के तो यहाँ आए। गांधी जी उस समय राजनीतिक पटल पर चल रहे थे, तो जब कुली बेगार आंदोलन के बारे में उन्होंने सुना तो उनका भी इच्छा हुई कि इस क्षेत्र का दौरा किया जाए, जहाँ पर आज गाड़ियों की भीड़ इतनी है, 40,000 आदमी इकट्ठा नहीं होता। तो उस जमाने में 1921 में 40,000 आदमी वहां इकट्ठा हो गए, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। मैं पिथौरागढ़ जैसी जगह से भी जमन सिंह बल्दिया हैं, दुर्गादत्त जोशी हैं, जोगालाल चौधरी हैं, ये लोग भी वहां गए हैं उस समय में। तो ये तो बहुत बड़ी घटना है अपने आप में। चलो ठीक है, आपने अच्छा वर्णन किया। और एक थोड़ा मेरी कविता है उत्तराखंड भूमि, और ये कुली बेगार का इसमें थोड़ा मैंने जिक्र किया, हुक दरी वाली किताब में है, 2 लाइनें मैं सुना देता हूँ क्या लिखा है। कुली बेगार का डंगार के सरयू बदली गे, यो सारे देश का ही मैं आजादी स्वर्ण जगेगे।
जाका देश भक्तों ले दे जान, देश की खातिर छू संकल्प यो हमरो, गुलामी कब न देखो फिर। तो यो जो हमार कुली बेगार आंदोलन छी, यह हमार कुमाऊं न गढ़वाल वाले इमा लोग आनाल 40,000 भीड़, एक ऐतिहासिक घटना हमार उत्तरायणी के शुल में लगो। आज ले राजनीतिक दलों अपन अपन मंच लागनी वो बगड़ में जाए कुली बेगारक हमार रजिस्टर भगाएगी। नतर पहली तो सरकार आह्वान अजानिबो प्रधानों द्वारा जवाब जानिबो लोगों आ तू दे लिए तू साग पकबे लिया तू रोड पकबे लिया सह पोणी छू कमोड का ले जानिबा भी जो हाँ जो उपयोग में लेने बाओ भाना का ले जानी बाओ बोग भी वो 2 दिन में छोड़ो 6 दिन में छोड़ो जब चले सहबुआ निरोल में ड्यूटी लगनी पे और के डबल महीने निभा डबल महीने ना एक आध आने को दे नाल। लेकिन वो ये लीजिए बेगारी प्रथा का ख़त्म करना लीजिए जो मनो में ठीक थी। तो हमार जो नेता लोग थे उन्होंने एक मार्गदर्शन कर और वो प्रथा का अंत कर दे। हाँ बहुत बड़ी बात हुई है। हाँ ये एक बहुत फुल संदेश थी और यह हमारे जनपद में जी हमको तो गर्व जो हमारे अच्छा चौड़ है और ये हमारे घर बटी ये बात शुरू है और पूरा देश में लगे वो हमें पहली कोई ऐतिहासिक घटना ये किस्मत है 1857 में जो प्रतिरोध हमारे मंगल पांडे जी करो वी बाधक यही जोहर प्रतिरोधक घटना हमारे समाज में पूरा आज़ादी के इतिहास में। चलो हाँ बहुत तो बड़ी पर्वतीय क्षेत्र में खास कर जी आज के सुंदर कहानी के लिए जी मैं धन्यवाद देनो और आभार व्यक्त करनो आदरणीय प्रकाश चंद तिवारी जी हमारे पटल बटी आदरणीय प्रकाश चंद पांडे जी लोग कानखल हरिद्वार बटी जो पटल पर जुड़ी छन मैं उनको प्रणाम करनो नई संवत्सर बधाई और शुभकामना ले देनो और हमार पूरन भट्ट जी लोग पटल पर छी ललित तिवारी जी जालंधर बटी और आदरणीय गिरीश चंद बिष्ट जो दिल्ली बटी अपना आशीर्वाद जानारी उनको प्रणाम करनो। डॉक्टर दीप चौधरी जी शोर घाटी बटी अपन आशीर्वाद हम सबको रोज देते रहनी उन्होंने आभार। डॉक्टर तिलक राज जी तो उन्होंने सपत्नी वो हमार ये पटल पर आवे हमार ऊर्जा का बढ़ोनी तो सबको आभार व्यक्त करते हुए मैं धन्यवाद करूँ और आज के कार्यक्रम समापन और ध्यान दी आज्ञा चाहूँ कोनो शुभरात्रि सबको प्रणाम और फिर वो हो फिर नई कहानी के साथ हम लोग फिर जुटा। प्रणाम सभी को प्रणाम। प्रणाम और सुंदर रही बहुत गजब की रही बहुत सुंदर बहुत बढ़िया जय सब लोगों